नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्बिट एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, एक नज़र डालते हैं सबसे पहले हम मार्केट के बारे में। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल चल रहा है। अगर बात करें अगस्त और सितंबर की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में और इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अक्टूबर के टाइम की, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में लगभग अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई, जिसके चलते एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। अगर बात करें करंट टाइम की, तो सेंसेक्स यहाँ पे 85,000 से गिर के करीब 74,000 से भी नीचे चला गया है। एक बड़ी गिरावट मार्केट में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे 80% की गिरावट हो चुकी है और वहाँ पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी गिरामी स्टॉक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक हो गए जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से भाग चुके हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या ये स्टॉक रिटर्न दे पाएगा या फिर ये स्टॉक में परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन रहेगी या फिर एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है, सारे पॉइंट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई ये 5 साल के रिटर्न है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 और 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में एक जबरदस्त रिटर्न दिया है। 5 साल में स्टॉक ने करीब 102% का रिटर्न दिया है, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 129% का रिटर्न दिया है, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 1.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। लगातार 2 साल तक स्टॉक ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 1 साल से स्टॉक में लगातार ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। 16% की गिरावट हुई 1 साल पहले, उसके बाद 9 महीने में 10.5% के करीब गिरावट हुई। 6 महीने में स्टॉक में करीब 23% से ज़्यादा की गिरावट चली गई। अगर बात करें तो 3 महीने में, मात्र 3 महीने में स्टॉक में 22.5% से ज़्यादा की गिरावट हो गई, और मात्र 1 महीने में स्टॉक में करीब 27.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हो चुकी है। और इस एक वीक में स्टॉक में 7.5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अनुमान तो आपको लग ही गया होगा कि भाई गिरावट किस कदर स्टॉक में चल रही है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो देखो, होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 66.22% थी, जो इस साल गिर के 66.16% हो गई है। देखो, प्रमोटर अगर होल्डिंग कम करता है तो वहाँ पे एक बड़ा रीजन देखने को मिलता है। एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पे तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए जितना हमें प्रमोटर की होल्डिंग पे होना चाहिए। कोई भी स्टॉक जब मार्केट में लॉन्च होता है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा होल्डिंग वहाँ पे प्रमोटर की मिलेगी। प्रमोटर का मतलब जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी को के स्टॉक को ऊपर तक लेके जाते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर वो अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगर बात करें स्टॉक में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल भी 0% थी, इस साल भी 0% है। एफआईआई की होल्डिंग भी पिछले साल 0% थी, इस साल भी 0% है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 19.18% थी, जो इस साल बढ़ के हो गई है 19.23%। जो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई वो डायरेक्ट माल किसकी झोली में आ गया, पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो भाई यहाँ पे कंपनी के टोटल रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। टोटल रिवेन्यू पिछले साल 46 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के कितना हो गया है, 54 करोड़। और कंपनी के अगर खर्चों की बात करें तो कंपनी के खर्चे पिछले साल 36 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के हो गए हैं 42 करोड़। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, स्टॉक का टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं। टोटल रिवेन्यू यहाँ पे क्यों दिखाया जाता है, यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ में आओगे, क्योंकि अगर यहाँ पे खर्चे दिखा दिए और टोटल रिवेन्यू नहीं दिखाया तो स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कंपनी का जो रियल प्रॉफिट होता है वो तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, कि कंपनी ने अपने दम पे, अपने स्टाफ के दम पे, अपने ऑपरेटिंग या अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना जनरेट किया। वो यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल 8 करोड़ जनरेट किया था, जो इस साल है 11 करोड़। अब आप सोच सकते हो कि भाई टोटल रिवेन्यू 54 करोड़ और कंपनी ने यहाँ पे अपने दम पे किया 11 करोड़, तो बाकी रिवेन्यू कहाँ से आया।
तो बाकी रेवेन्यू के अलग अलग सोर्स होते हैं। जैसे भी मार्केट में अदर इनकम सोर्स आ गया, मार्केट से कितना इंटरेस्ट कैप्चर किया, या कहीं म्यूचुअल फंड या पॉलिसी से कितना लिया, या फिर उसने स्टॉक मार्केट से कितना कमाया, वो सारा मिला के टोटल रेवेन्यू बनता है। ओरिजिनल प्रॉफिट माना जाता है 11 करोड़, और इसी से हर एक पब्लिक इन्वेस्टर्स को मतलब होना चाहिए। अगर बात करें स्टॉक के रिजर्व और सरप्लस की, तो भाई यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व था पिछले अगर 2020 की बात करें तो 147 करोड़ था। यहाँ पे एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इस साल कंपनी का रिजर्व हो गया 207 करोड़। मतलब कंपनी कर्ज मुक्त है, डेबिट फ्री है, और एक अच्छे रिजर्व के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं भाई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पे 2020 में कंपनी ने अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जो इस साल बढ़ के हो गया है 39 करोड़। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है, पॉजिटिव पॉइंट, कि भाई कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे करे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करे, लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्कोप देखने को मिलते हैं और एक अच्छे खासे रिटर्न भी आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। जो कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, उसको एक्सपेंड नहीं करती, एक लिमिटेड दायरे में बिजनेस करती है, वहाँ आपको स्कोप तो कम देखने को मिलेंगे, और स्टॉक में रिटर्न भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो अब आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपको स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्बिट एक्सपोर्ट स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई वैसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।